Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This is Manish Srivastav. As you know, I had started a series on Indian geography. This is lecture number 34 and this is the last lecture of vegetation chapter. तो हम लोग आज एक और चैप्टर खत्म करने जा रहे हैं. ऑलरेडी मैं 33 लेक्चर्स कवर कर चुका हूँ. प्लेलिस्ट में आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो उन लेक्चर्स को ज़रूर गो थ्रू करिए. ओवरऑल मैं बहुत सारे पार्ट्स करा चुका हूँ. वेजिटेशंस का ये चैप्टर चल रहा था जिसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बहुत सारे जो कंसर्न टॉपिक्स हैं उनको कवर किया है. आज ये लास्ट टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज़ अ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. इसके अलावा मैं ड्रेनेज सिस्टम ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको. सॉइल्स के ऊपर मैं लेक्चर्स कवर कर चुका हूँ. आपका फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया भी ऑलरेडी मेरा कवर है. इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया भी कवर है. तो इंडियन ज्योग्राफी की बहुत डिटेल सीरीज है एंड दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर प्री एंड मेंस एग्जामिनेशंस. तो प्लीज़ गो थ्रू कीनली ऑल द लेक्चर्स. हर चीज़ डिटेल में मैंने बताई हुई है. और अगर आप इसके हैंड रिटन नोट्स क्रिएट करेंगे तो दैट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू फॉर प्रिपेयरिंग ज्योग्राफी. तो अगर आप इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर ये लेक्चर सीरीज ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए. तो लेट्स स्टार्ट विद अवर लेक्चर ऑन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. अब कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ की बात करें तो इंडिया इज़ वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. जो वर्ल्ड की 17 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी मिलती है, मतलब अलग अलग स्पीशीज़ हैं, वेराइटीज़ हैं फ्लोरा और फौना की. उसमें इंडिया भी एक जो है 17 कंट्रीज में से एक कंट्री कहलाता है. तो इंडिया इज वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विथ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया. अगर इंडिया की एरिया की बात करें तो इंडिया का लैंड एरिया आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए. मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था. अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड से कंपेयर करें तो इट इज़ ओनली 2.4% जो है वर्ल्ड का एरिया, और 16.7% जो है वर्ल्ड की ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया में रहती है. और इसके बावजूद भी अगर इतना छोटे एरिया में देखें तो ऑल ओवर वर्ल्ड की जो लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक जो एनिमल्स हैं, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन कितना है तो 18% लाइव स्टॉक जो है वो इंडिया में रहते हैं. एंड इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 8% ऑफ द नोन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी. और जो ग्लोबली अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं फ्लोरा फौना की, उसमें ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में जो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है वो 8% कंट्रीब्यूट करता है. तो इससे पता चलता है इंडिया कितना जो है मेगा डाइवर्स कंट्री है. however putting enormous demand on our natural resources. और इनके कारण हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जो वाइल्ड लाइफ में हैं वो काफ़ी डाइवर्स हैं. इंडिया इज़ होम टू वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइल्ड टाइगर्स. इंडिया के बारे में बात करें तो वाइल्ड टाइगर्स तो हैं. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास लॉयंस भी हैं और टाइगर्स भी हैं, और टाइगर्स जो है मोस्ट लवेबल एनिमल्स हैं वर्ल्ड के. तो इंडिया जो है उस चीज़ को भी अट्रैक्ट करता है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है. बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में. तो उन्हीं चीज़ों को आज हम डील करेंगे. तो इंडिया जो होम्स टू वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइल्ड टाइगर्स पॉपुलेशन एंड हैज़ अ यूनिक असेंबलेज ऑफ ग्लोबली इंपॉर्टेंट एंडेंजर्ड स्पीशीज. जो विलुप्त होती प्रजातियां हैं जिनको एंडेंजर्ड स्पीशीज का कहते हैं. जो IUCN की जो आपकी रेड डेटा लिस्ट में जो कई स्पीशीज आते हैं वो इंडिया में हैं. जैसे एशियाटिक लॉयंस हैं, एशियन एलिफेंट्स हैं, वन हॉर्न राइनोसोरस राइनो जो है, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन, स्नो लेपर्ड, कश्मीर स्टैग, डुगोंग, घड़ियाल्स, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, लायन टेल मकाओ. ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं और दे आर मोस्टली फाउंड इन इंडिया. तो दे आर डिफरेंट स्टेप्स हैव बीन दस टेकन टू प्रोटेक्ट एंड मैनेज द वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री. तो इन इतनी सारी वाइल्ड लाइफ है, इतने सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, तो हमें कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा. हमें किसी ना किसी तरह की कोई एक इनिशिएटिव क्रिएट करना पड़ेगा जिससे हम इनको प्रोटेक्ट कर सकें और हमारी कंट्री में जो भी इस तरह की पॉपुलेशन है उसको कंजर्व कर सकें. तो हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, उन्हीं को हम लोग आज डिस्कस करेंगे. दैट इज रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ. फर्स्ट थिंग अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक्ट से कई बार चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, तो इसको याद रखेंगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनेक्ट किया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि वाइल्ड लाइफ जो स्पीशीज़ हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए 1972 में एक्ट पास किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिवली प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ ऑफ दिस कंट्री. तो इस कंट्री में जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, जो भी आपके वाइल्ड लाइफ मतलब जो जंगलों में रहने वाली जो प्रजातियां हैं, उनको एक तरह का संरक्षण प्रोवाइड करना है, एक कंजर्वेशन प्रोवाइड करना है. फॉर दैट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन 1972 एंड टू कंट्रोल पोचिंग, स्मगलिंग
एंड इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड इट्स डेरिवेटिव। जैसे कई एनिमल्स की बोन्स का यूज किया जाता है, उनकी स्किन्स का यूज किया जाता है, पूछ कर लिया जाता है, स्मगल कर लिया जाता है, इलीगल ट्रेड किया जाता है। तो उस चीज को रोकने के लिए हमारे पास कोई ना कोई, जब तक हमारे पास कोई एक्ट नहीं होगा, अधिनियम नहीं होगा, कानून नहीं होगा, तो लोग जो है उस चीज का एक्सप्लॉइटेशन रोकेंगे नहीं, उनको समझने नहीं आएगा, उनको डर भी नहीं रहेगा किसी चीज का कि हमारे को कोई रोक सकता है। तो बेसिकली उस चीज को डील करने के लिए ये बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो है पास किया गया था। और द एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर विच हैज इट्स ओन वाइल्ड लाइफ एक्ट। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये एक्ट जो है पूरे इंडिया पे जो है अप्लाई होता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अगर मैं इसमें चीज़ बात करूं तो अभी इसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि बेसिकली जब से 370 एक्ट हट गया है तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया है कि बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो इंडिया का है वो भी जम्मू एंड कश्मीर पर बेसिकली एक तरह से अप्लाई किया जा रहा है। अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है आफ्टर 370 हटने के बाद, बट ये आगे ऐसा कहा जा रहा है कि अब जो है जम्मू कश्मीर के पास जो अभी तक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उनका खुद का लगता था वो नहीं लगेगा, क्योंकि 370 हट चुका है कश्मीर से। तो अब वो इंडिया का ही एक इंटीग्रल पार्ट हो गया, उसका कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, तो वाइल्ड लाइफ भी उनकी अलग से जो है उसके ऊपर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वहां पे भी अप्लाई होगा, बट एट प्रेजेंट अभी नहीं हुआ है। जो रिसेंटली अभी मैं जो लेक्चर बना रहा हूँ इस टाइम पर जम्मू कश्मीर में ये हट जाना चाहिए था, बट गवर्नमेंट ने अभी ये इनिशिएटिव नहीं लिया है इसको हटाने के लिए। लेकिन आप जो एग्जाम परसेप्शन से आप जब भी फर्दर एग्जाम्स देंगे तो आप याद रखेंगे कि अब जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूरे इंडिया में अप्लाई होगा। इट हैज 6 शेड्यूल्स विच गिव्स वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 6 शेड्यूल्स दिए गए हैं। अब ये शेड्यूल्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया है वो हम लोग क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली बात करें तो शेड्यूल वन एंड पार्ट सेकेंड ऑफ शेड्यूल सेकेंड प्रोवाइड एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। ये एक तरह से एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड ऑफेंसेस अंडर दीज आर प्रिस्क्राइब विथ हाईएस्ट पेनल्टीज। अगर आप किसी भी एनिमल को जो हाई एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन के अंदर है, अगर उसको आप परेशान करते हैं, उसको अगर आप पोच करते हैं, स्मगल करते हैं या उसका इलीगल ट्रेड करते हुए पाए जाते हैं, तो आपको बहुत हाई पेनल्टी देनी पड़ेगी और कई तरह की आपको सजा का भी इसमें प्रावधान है। इसके अलावा जो सेकंड अगर हम बात करें, जो आपका शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 है, उसके अंदर बात की गई है तो पेनल्टीज ऑफ शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 आर लेस। जो आपका शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के अंदर जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है उससे कम पेनल्टी लगेगी इसमें, लेकिन पेनल्टीज आपको देनी पड़ेगी और इसमें भी जो एनिमल्स हैं वो प्रोटेक्टेड है। इसके अलावा शेड्यूल 5 जो है वो इंक्लूड करता है एनिमल्स विच में बी हंटेड, उनको आप हंट कर सकते हैं। एंड दीज आर कॉमन क्रो, ये कुछ एनिमल्स हैं, कॉमन क्रो, फ्रूट बैट्स, माइस, रैट्स ओनली। तो ये बेसिकली इससे डील करता है। और शेड्यूल 6 जो है वो प्लांट्स के लिए है, विच आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग। जैसे कई होते हैं, जैसे सैंडलवुड है, चंदन का पेड़ आप नहीं लगा सकते, आप अफीम ओपियम नहीं ग्रो कर सकते, आप जैसे हेम्प गांजा नहीं उगा सकते। तो ये कई तरह के जो है शेड्यूल 6 के अंदर दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में, दैट प्लांट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका एक नेक्स्ट जो बॉडी है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये NBWL जो है इसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रोवाइड पॉलिसी फॉर फ्रेमवर्क फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द कंट्री। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है बेसिकली चेयर पर्सन इसके प्राइम मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी अभी हैं, इसको हेड करते हैं और पॉलिसी फ्रेमवर्क की जाती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को करने के लिए कंट्री में। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, ये नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो 2002 से 2016 के बीच में अडॉप्ट किया गया था और इसके बीच में ये चला है, इन 2002 इसको अडॉप्ट किया गया था और इसका एम्फेसाइज जो था कि लोग पार्टिसिपेट करें और सपोर्ट करें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को। द ड्राफ्ट नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 से 31 के बीच में ये है कि इन्हें विजन रखा है 17 फोकस एरियाज को, और इसमें जो इंक्लूड किया गया है न्यू एरिया लिंकिंग वाइल्ड लाइफ प्लानिंग, जो कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको रोकने के लिए ये बेसिकली वाइल्ड लाइफ को प्लान कर रहे हैं। और ये 2017 से 31 के बीच में ये ड्राफ्ट किया गया है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा भारतीय संविधान है इंटेल्स दी सब्जेक्ट्स फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन कंकरेंट लिस्ट। जो हमारी लिस्ट है
जैसे हमारी स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है, वैसी एक कंकरेंट लिस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अंदर सब्जेक्ट दिया गया है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का। कंकरेंट लिस्ट मतलब ये स्टेट का भी सब्जेक्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सब्जेक्ट है। और ये जो हमने कंकरेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट लिया था, ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। लिस्ट दस लेइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑन बोथ सेंटर एंड द स्टेट। जैसे मैंने आपको बताया कि कंकरेंट लिस्ट पे दोनों का अधिकार होता है। द फेडरल मिनिस्ट्री एक्ट एज अ गाइडिंग टॉर्च डीलिंग विद द पॉलिसी। फेडरल मिनिस्ट्री का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको डील करती है पॉलिसीज को और प्लान करती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को। और प्रोविंशियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मतलब जो स्टेट्स के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो भी उनके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इम्प्लीमेंटेशन करना नेशनल पॉलिसीज और प्लान्स का। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इस तरफ जो है आपको हेल्प करता है ग्रो करने के लिए और कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ स्पेशलाइज प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किए गए हैं टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीशीज। जो हमारे विलुप्त होती प्रजातियां हैं उनको बचाने के लिए कई तरह के स्पेशलाइज प्रोजेक्ट भी इंडिया में लॉन्च किए गए हैं। स्पीशीज ऑफ एनिमल्स स्पेशलाइज प्रोजेक्ट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। और इनको जो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जैसे WWF जो वर्ल्ड आपका फॉरेस्ट के लिए है, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, एंड अगर हम बात करें IUCN, ये IUCN आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ अगर हम बात करें तो ये जो है बेसिकली इसमें आपको स्पेशलाइज प्रोजेक्ट हैं जिसमें इंडेंजर्ड स्पीशीज को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसको इंप्लीमेंट हम वर्ल्ड लेवल पे भी कर रहे हैं। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया WWF जैसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो आता है, सेकंड UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो बेसिकली ये जो है स्टैंड अलोन है और इनके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में लॉन्च किया गया 1973 में, जिसमें टाइगर को कंजर्वेशन दिया जाता है। सेकेंड है ऑपरेशन क्रोकोडाइल 1975 में लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट राइनोसोरस 1987 में राइनोसोरस को राइनो को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1988। और अगर रिसेंटली बात करें तो मोर रिसेंटली द ब्लैक बक जिसको चिंकारा कहा जाता है और द ग्रेट इंडियन बास्टर्ड गोडावन और स्नो लेपर्ड हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग। इनको भी आप हंटिंग नहीं कर सकते हैं और इनका ट्रेड किसी भी तरह से जो है नहीं किया जा सकता है, तो इसको भी लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया। प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से होते हैं? तो प्रोटेक्टेड एरियाज आर दोज इन विच ह्यूमन ऑक्यूपेशन और एटलीस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स इज लिमिटेड। मतलब उसमें ह्यूमंस नहीं रह सकते हैं और बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन जो रिसोर्स का है वो बहुत लिमिटेड होना चाहिए। तो दीज आर डिफाइन अकॉर्डिंग टू द कैटेगराइजेशन गाइडलाइंस प्रोटेक्टेड एरियाज बाय IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, उसकी गाइडलाइन पे काम करता है। एंड देयर आर सेवरल काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज विच वेरी बाय लेवल ऑफ प्रोटेक्शन डिपेंडिंग ऑन द इनेबलिंग लॉज ऑफ ईच कंट्री और द रेगुलेशन। तो हर कंट्री का अपना एक लॉ होता है, उसके बेसिस पर ये काम करते हैं और रेगुलेशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व भी रखते हैं। और ये चार कैटेगरीज हैं प्रोटेक्टेड एरियाज की इंडिया में। एक कहलाती है नेशनल पार्क, सेकेंड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व्स। तो ये चार चीज़ें हैं जिनको हम लोग गो थ्रू करेंगे। तो बेसिकली अगर इसी में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ नेशनल पार्क्स जो हैं वो आपके 104 हैं प्रेजेंटली, एरियाज 40,501 है और कवरेज इनका 1.23% है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें 551 हो चुकी हैं। ये 2019 का डेटा मैं बता रहा हूँ, ये जुलाई 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंगली अभी लेटेस्ट रिपोर्ट यही है। कंजर्वेशन रिजर्व हमारे पास 88 है, इनके बारे में भी बताऊंगा कि कहाँ पर हैं ये, कौन कौन से स्टेट में कितने कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, जो कि मिनिस्ट्री ने ही लिस्ट जो प्रोवाइड किया उसके बेसिस पर। इनका एरिया है 4,356.49 स्क्वायर किलोमीटर, कवरेज एरिया है 0.3%। कम्युनिटी रिजर्व 127 है और 525.22% जो है स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, 0.02 इनका बेसिकली कवरेज है कंट्री में। प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो ओवरऑल 870 प्रोटेक्टेड एरियाज हो जाते हैं और इनका एरिया की बात करें तो 1,65,158 है और ये इंडिया के 5.02% एरियाज में कवर करते हैं। इसी में अगर हम बात करें तो आपका सबसे पहली चीज़ आती है नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क क्या होते हैं? तो नेशनल पार्क इज एन एरिया with enough ecological, geomorphological and nature significance with rich fauna and flora which is designed to protect and develop wildlife or its environment। मतलब नेशनल पार्क एक तरह से जैसे हम अपना घर बनाते हैं वैसे ही एक तरह से हम लोगों को जो भी चीज़ें हमारी हैबिटेट के लिए चाहिए कि हमारे घरों में जैसे हमको सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, इन द सेम वे
कि एक नेचर को ग्रो करने के लिए, एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, एक फ्लोरा को ग्रो करने के लिए, एक फौना को ग्रो करने के लिए जो भी नेचुरल चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो उस एरियाज में प्रोवाइड होती हैं नेचुरल फॉर्म में, उसको आप नेशनल पार्क कहते हैं। और इसको जो प्रोटेक्ट करता है वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंडिंग करती है और उस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है। तो इस तरह से समझना है कि नेशनल पार्क एक एरिया है जिसके पास इनफ इकोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल और नेचुरल सिग्निफिकेंस हो विथ रिच फौना एंड फ्लोरा। फौना मतलब एनिमल्स, फ्लोरा मतलब प्लांट्स हो, मतलब ट्रीज की जो है वेराइटीज हो, और वो किस लिए डिजाइन किया गया हो, प्रोटेक्ट एंड टू डेवलप वाइल्ड लाइफ और इट्स एनवायरनमेंट। तो ये जो बेसिकली इसके पीछे जो मास्टर माइंड है कि ये क्यों बनाया जा रहा है, तो प्रोटेक्शन के लिए बनाया जा रहा है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन मिले, उनको वैसा एनवायरनमेंट मिले। अब इसमें सेकेंड जो पॉइंट मैंने बताया है कि नेशनल पार्क्स इन इंडिया आर IUCN कैटेगरी सेकेंड प्रोटेक्टेड एरिया। जो IUCN ने कैटेगराइज किया है उसमें सेकेंड नंबर पे जो चीज आती है वो आपकी बेसिकली नेशनल पार्क है। इसमें एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग, हंटिंग, फॉरेस्ट्री और कल्टीवेशन जो होता है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट होता है। यहाँ पे आप जानवरों को किसी भी तरह से ग्रेजिंग नहीं करवा सकते कि उनको चारा खिलवा रहे हैं आप, हंटिंग मतलब उनको आप मारने शिकार कर रहे हो, फॉरेस्ट्री या कल्टीवेशन कर रहे हो, इन एरियाज में बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट होता है। नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड इनसाइड द नेशनल पार्क एक्सेप्ट फॉर वन परमिटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट। अब बेसिकली उन ऐसे ह्यूमंस वहां जा सकते हैं जिसको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है स्टेट का वो परमिशन दे दे। या आपने देखा होगा कई बार वाइल्ड लाइफ सफारी की जाती है तो नेशनल पार्क में आप टाइगर्स वगैरह देखने जाते हैं, या जो भी नेशनल पार्क में कोई स्पीशीज को अगर प्रोटेक्ट किया गया है तो वो एक टूरिज्म थोड़े लेवल तक वहां अलाउ होता है, लेकिन वहां ह्यूमन एक्टिविटीज को जो है किसी भी तरह से प्रोहिबिट करके रखा जाता है, मतलब नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड इनसाइड द नेशनल पार्क। और इंडिया का अगर हम फर्स्ट नेशनल पार्क की बात करें तो स्टैब्लिश हुआ था 1936 में, जिसका नाम था हेली नेशनल पार्क। और उसके बाद बेसिकली उस नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया था, लेकिन फिर बाद में उसका तीसरी बार नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया, और ये उत्तराखंड में है। जब मैंने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था यहाँ से एक रिवर निकलती है, दैट इज रामगंगा, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। There are 104 existing national park in India covering an area of 40,501 और 1.23% जोग्राफिकल एरिया है कंट्री का। और नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस जो है मई 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 104 एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क है, जिसमें आपका सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जिसका पहले नेम हेली नेशनल पार्क था। और जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हमारे इंडिया का वो बेसिकली अगर हम कंसिडर करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, और हेमिस नेशनल पार्क जो है बेसिकली ये कश्मीर में आ जाता है, वहाँ पे है सबसे बड़ा नेशनल पार्क। तो बेसिकली ये चीज़ याद रखेंगे। और वर्ल्ड का जो सबसे पहला नेशनल पार्क था दैट इज़ येलोस्टोन नेशनल पार्क विच इज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, इनमें मैं डिफरेंस भी आपको बता दूंगा थोड़ी देर बाद। एनी एरिया अदर देन एरिया कंप्राइज विद एनी रिजर्व फॉरेस्ट और टेरिटोरियल वाटर्स कैन बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट to constitute us as a century if the area is adequate of ecological, faunal, floral, geomorphological, natural or zoological significance for the purpose of प्रोटेक्टिंग, प्रोपेगेटिंग और डेवलपिंग वाइल्ड लाइफ और इट्स एनवायरनमेंट। तो जैसे नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क IUCN की सेकेंड कैटेगरी में आता है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी उस तरह के एरिया होते हैं, लेकिन इनको कौन नोटिफाई करता है, इनको स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। और ये ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ इकोलॉजिकल, फॉनल मतलब एनिमल, फ्लोरल मतलब आपका प्लांट्स, इसके अलावा जो है जियोमॉर्फोलॉजिकल, नेचुरल और जूलॉजिकल सिग्निफिकेंस हो, और साथ साथ हम उन चीज़ों को वहाँ प्रोटेक्ट कर सकें और वाइल्ड लाइफ को डेवलप कर सकें और इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ को आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं। फिर आप बोलेंगे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में डिफरेंस क्या हुआ, तो सबसे पहला डिफरेंस जो है द डिफरेंस बिटवीन सेंचुरी एंड नेशनल पार्क मेनली लाइज इन द वेस्टिंग ऑफ राइट्स ऑफ पीपल लिविंग इनसाइड। जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में थोड़े लॉ लिबरल होते हैं, नेशनल पार्क में वो लॉ स्ट्रिक्ट होते हैं। Unlike a century where a certain rights can be allowed, in a national park no rights are involved। जैसे आप कई तरह की ट्राइब्स देखेंगे जो नेशनल पार्क में नहीं रह सकती लेकिन वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रह सकती हैं, तो ये एक डिफरेंस है। नो ग्रेजिंग ऑफ एनी लाइफ स्टॉक इज परमिटेड इनसाइड अ नेशनल पार्क। आप किसी जानवर को चरा नहीं सकते किसी भी नेशनल पार्क के अंदर।
बट वाइल इन अ सेंचुरी द चीफ वार्डन में रेगुलेट कंट्रोल और प्रोहिबिट इट। लेकिन चीफ वार्डन की हेल्प से, परमिशन से आप उसको रेगुलेट या कंट्रोल और प्रोहिबिट कर सकता है वो, और आपको अलाउ कर सकता है। तो देयर आर टोटल 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया अभी जो है, और कई और भी प्रपोज्ड हैं। इसके बाद कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व क्या है इंडिया में, तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। द टर्म डिनोट द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया विच टिपिकली एक्ट एज बफर जोन्स और टू कनेक्टर्स एंड द माइग्रेशन कॉरिडोर्स बिटवीन स्टैब्लिश नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रिजर्व्स एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। अब ये जो टर्म यूज किया जाता है प्रोटेक्टेड एरियाज को, वो क्या है, बफर जोन है, जो कि कनेक्शन रहता है माइग्रेशन कॉरिडोर्स किसके बीच में, जो कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया के लिए आप यूज करते हैं। अब सच एरिया क्या होते हैं, तो सच एरियाज आर डेजिग्नेटेड एज कंजर्वेशन रिजर्व्स इफ दे आर अनइनहैबिटेड और कंप्लीटेड ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा एरिया जो कि आपका बेसिकली अनइनहैबिटेड हो, कोई वहां पे ना रहता हो, और जो बेसिकली ओन करता हो कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको ओन करती है, बट यूज फॉर सब्सटेंस बाय कम्युनिटीज एंड कम्युनिटी रिजर्व इफ अ पार्ट ऑफ लैंड इज पार्ट प्राइवेटली ओन्ड। लेकिन जो है यूज किया जाता है उसको सब्सिस्टेंस कम्युनिटी के थ्रू, उसका गवर्नमेंट का तो वो ओन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती हो, लेकिन उसके ऊपर जो कम्युनिटीज हैं और कम्युनिटी रिजर्व जो है लैंड को वो प्राइवेटली ओन करती हो, तो उस एरियाज को आप कह देते हैं कंजर्वेशन रिजर्व्स। अभी कंजर्वेशन रिजर्व्स का एरिया का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे एरियाज होते हैं कि वहां की ट्राइब्स रह रही होती हैं, लेकिन वो एरिया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, लेकिन उसमें कुछ लोग, जैसे कि अब जैसे कोई जनजाति है, कोई ट्राइब रह रही है, तो वो ट्राइब बोलेगी कि हमारा एरिया है, लेकिन वो पूरा एरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो कुछ एरियाज उसमें प्राइवेटली जो लोग हैं वो उसको ओन करते हो, तो ऐसे एरियाज को आप कंजर्वेशन रिजर्व कहते हैं। और दीज प्रोटेक्टेड एरियाज जो कैटेगराइज किए गए थे, ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज को जो है कैटेगराइज किया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंड किया गया 2002 में, और द अमेंडमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो 2002 में प्रोटेक्टेड एरियाज को कैटेगराइज जो किया गया था, उसमें अमेंडमेंट किया गया 2002 में, और दीज कैटेगरीज वेर एडेड बिकॉज ऑफ रिड्यूस प्रोटेक्शन इन एंड अराउंड ऑफ प्रपोज प्रोटेक्टेड एरियाज ड्यू टू प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड एंड लैंड यूज। अब बेसिकली जो लोकल लोग वो रहते थे, जो ट्राइब्स रहती थी, अब उनके किसी फॉरेस्ट एरिया को किसी ने आकर कट कर लिया, तो वो गवर्नमेंट के पास जाकर किसी भी तरह से कंप्लेन नहीं कर सकते थे, क्योंकि लॉ नहीं थे, क्योंकि वो उनका लैंड था। तो इसलिए जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में उन चीजों को भी चेंज किया गया, अमेंड करके ये कहा गया कि जो एक प्राइवेटली ओन लैंड है उसके ऊपर भी लॉज जो हैं वो इक्वली अप्लाई होंगे, और उनके अगेंस्ट भी हम स्ट्रिक्टली एक्शंस लेंगे। तो ये कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व्स हैं इंडिया में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स के मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुका हूं। आपको जो सबसे पहला लेक्चर मैंने चैनल पे स्टार्ट किया था दैट वाज बायोस्फीयर रिजर्व, तो आप जाकर चैनल पे भी सर्च कर सकते हैं, या चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बेसिकली वीडियोस में आप सर्च कर लेंगे तो आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स का जो है वीडियो मिल जाएगा। वैसे इस लेक्चर के लास्ट में भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो उसको भी आप जो है जाकर देख सकते हैं और गो थ्रू कर सकते हैं इजीली। आपको वहां पे मैंने समझाया कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, लेकिन इस लेक्चर में मैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड कर दूंगा, उस लेक्चर में और भी ज़्यादा डिटेल में मैंने बताया हुआ है। तो सबसे पहली बात करें तो बायो मीन्स लाइफ होती है, और स्पीयर मीन्स जो अलग अलग स्पीयर्स हैं, चाहे हाइड्रोस्फीयर हो, चाहे लिथोस्फीयर हो, चाहे एटमोस्फीयर हो, तो जब लाइफ इन तीनों की किसी जगह पे रिजर्व की जाती है, तो उस एरिया को लैंड और वाटर दैट इज प्रोटेक्टेड बाय law in order to support the conservation of ecosystem as well as the sustainability of mankind impact on the environment, उस एरियाज को आप क्या कह देते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स कह देते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि यही चीज तो आपने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी बताई, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है ये एमएबी प्रोग्राम है। अब ये एमएबी प्रोग्राम क्या होता है, तो एमएबी प्रोग्राम के अंदर मैन, एनिमल और बायोस्फीयर रिजर्व्स, मतलब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, मैन के साथ कि ह्यूमंस को भी वहां प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, एनिमल्स को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, इसके अलावा ट्रीज प्लांट्स को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। तो इस तरह के एरियाज को आप क्या कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स कहा जाता है। तो ईच रिजर्व्स का जो एम होता है, ईच रिजर्व्स एम्स टू
इसका बेसिकली अगर एम की बात करें तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इट्स एम्स टू हेल्प साइंटिस्ट जो कई तरह की रिसर्च करते हैं एंड द इन्वायरमेंटल कम्युनिटी टू फिगर आउट हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज while डीलिंग विद अ ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इट्स रिसोर्स नीड्स। कि जैसे जैसे ये पॉपुलेशन की इंक्रीज होती जा रही है और पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है और प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज को भी आपको प्रोटेक्ट करना है, तो उसको फिगर आउट करने के लिए आपने बायोस्फीयर रिजर्व्स को क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है? टू कैरी आउट कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी conservation and sustainable use of natural resource, biosphere reserves are traditionally organized into थ्री इंटर रिलेटेड जोन्स। जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं उनके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज होते रहे, तो उस चीज को करने के लिए ये जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या तीन तरह से इंटर रिलेटेड जोन्स होते हैं। इसमें एक जोन होता है दैट इज कोर जोन, एक होता है बफर जोन एंड एक होता है ट्रांजिशन जोन, एरिया ऑफ कॉपरेशन कहा जाता है। तो ये क्या एरियाज होते हैं, और अगर ये तीनों चीजें कोई भी एरिया सेटिस्फाई करता है, फुलफिल करता है, तो यूनेस्को उसको जो है वाइल्ड लाइफ बायोस्फीयर रिजर्व का टैग प्रोवाइड कर देता है। तो इसको मैं बताऊंगा कि कोर एरिया, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन कैसे होते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो पर्पस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? टू कंजर्व इन सिटू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इन सिटू मतलब कि बेसिकली आपका दो तरह की चीजें होती हैं, ये वर्ड आपने सुने होंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर नहीं भी सुने हो, नहीं भी समझने आते हो आपको, ये थोड़ा सा इन्वायरमेंट का टॉपिक है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इन सीटू और एक्स सीटू ये दो तरह के वर्ड्स आपको सुनाई देंगे। INSITU ये इन सीटू होता है, एक्स सीटू होता है EXSITU। अब जो प्रोसेस होता है प्रोटेक्टिंग एन एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल स्पीशीज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इज कॉमनली नोन एज इन सीटू कंजर्वेशन। अब मतलब कि कोई अगर प्लांट है जो कि विलुप्त होता हुआ प्रजाति है, सेम चीज कोई एनिमल है जो कि खत्म होने वाला है, जैसे काला हिरण है। अब ऐसे जो चीजें हैं कि इनको आपको कंजर्वेशन प्रोवाइड करना है, तो दो तरह की टेक्निक है। एक आपके पास इन सीटू होती है, एक होती है एक्स सीटू। अब इन सीटू का मतलब है कि बेसिकली आप किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो आप उसको वैसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके देते हैं जैसे उसमें वो रह सकता हो। जैसे कोई फॉरेस्ट में कोई एनिमल रहता है तो उसको नेचुरल फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाए, उसको किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाए, तो वो एक इन सीटू कंजर्वेशन हो गया। लेकिन एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या किया गया? आप जैसे जू बनाते हैं, चिड़ियाघर वगैरह होते हैं, तो वहां एनिमल्स को एक आर्टिफिशियल तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, तो उसको कहा जाता है एक्स सीटू। मतलब वो नेचुरल फॉर्म में नहीं होता है लेकिन उसको प्रोटेक्शन उस तरह से प्रोवाइड करा जाता है, तो उस चीज को आप एक्स सीटू कहते हैं। तो जो पर्पस है बायोस्फीयर रिजर्व का वो है इन सीटू टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ अलोंग विद सपोर्ट सिस्टम in its totality so that it could serve as a referral system for monitoring and evaluating changes in natural ecosystem। तो बेसिकली ये जो है एक रेफरल सिस्टम है जो मॉनिटर करेगा, इवेल्युएट करेगा जो नेचुरल इकोसिस्टम्स में हो रही है और उनको कंजर्वेशन देगा उनके नेचुरल फॉर्म में। प्रेजेंटली जो है देयर आर 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया और 10 आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। इसको आप चेंज कर लेंगे, ये 11 हो चुका है। ये 11 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो बेसिकली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आ जाते हैं और जो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट है उसके अंदर इंक्लूडेड है, और 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में है। इसी में अगर मैंने आपको अभी बताया था तीन जोन्स होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर, एक होता है ट्रांजिशन जोन, एक होता है आपका बफर जोन और एक एरिया होता है कोर जोन। अब ये तीनों एरियाज में क्या डिफरेंस है? तो जो सबसे अंदर वाला एरिया होता है इसको आप क्या कहते हैं? इसको बेसिकली कहा जाता है कोर एरिया। अब कोर एरिया जो होता है इसमें किसी भी तरीके से एनिमल्स को परेशान नहीं किया जाता, उनको नेचुरल फॉर्म में रहने दिया जाता है। तो कोर एरिया में सिर्फ होती है मॉनिटरिंग, एम जो यहाँ पे यूज हुआ है। तो कोर एरिया जो एसोसिएटेड है वो एनिमल्स को वहाँ मॉनिटर किया जाता है, उनके अंदर अलग अलग जीपीएस सिस्टम्स लगाए जाते हैं कि उन्हें एनिमल्स का काउंट रखा जाता है लेकिन उनको परेशान नहीं किया जाता। जो आपका सेकंड जोन है जिसमें आपको दिख रहा होगा बफर जोन, बफर जोन में तीन चीजें अलाउ होती हैं, TRE, ये आपको टी भी दिख रहा होगा, आर भी दिख रहा होगा, ई भी दिख रहा होगा, और कुछ ह्यूमन सेटलमेंट्स भी यहाँ अलाउड होता है। मतलब ह्यूमन वहां पे रह सकती है, वहां की ट्राइब्स वहां रह सकती हैं। दूसरा आर दिख रहा होगा, रिसर्च स्टेशन और एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च साइट होती हैं वो वहां क्रिएट की जाती हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो आपका है टी, मतलब टूरिज्म और बेसिकली रिक्रिएशन वहां पे अलाउड होता है।
इसके अलावा जो आपका ट्रांजिशन जोन होता है, ये बाहर वाला एरिया जिसमें ज़्यादा ह्यूमंस जो टूरिस्ट वगैरह जाते हैं वो मोस्टली इसमें और बफर जोन में रहते हैं। तो ये जो आपका बेसिकली यहाँ टूरिज्म ज़्यादा होता है, ह्यूमन हैबिटेशन भी होता है, रिसर्च स्टेशंस भी होते हैं, लेकिन कोर एरिया जो होते हैं वो हाईली प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। वहाँ पे किसी भी तरीके से एनिमल्स को परेशान नहीं किया जाता है, उस तरह का एरिया होता है, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व जोनेशन। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। इंडिया में ये अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बताए हैं। जैसे कोल्ड डेजर्ट है आपका हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में, रन ऑफ कच्छ ये सबसे बड़ा है जिसको ज्ञान भारती भी कहा जाता है, गुजरात में है। नीलगिरी जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था ये 3 स्टेट्स में आ जाता है, आपका तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में। शेषाचलम ये आंध्र प्रदेश में है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, अगस्तमलाई केरला में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, सिंपली पाल जो है बेसिकली ये आपका उड़ीसा में है। ये अशनाकमर अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, दिबांग जो है ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में है, ये डिब्रू साइखोवा असम में, मानस जो है बेसिकली असम में, और नोकरेक जो है वो बेसिकली मेघालय में है। इस लेक्चर को मैंने और भी कवर किया हुआ है, ग्रेट निकोबार ये अंडमान निकोबार में है, तो उस लेक्चर को भी आप गो थ्रू कर लीजिएगा, मैं उसका लिंक अभी शेयर कर दूंगा। इसके बाद हाउ इज अ नेशनल रिजर्व डिफरेंट फ्रॉम अ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आपको बार बार लग रहा होगा ये दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, आपने इतना तो बता दिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व फॉर इंडिया प्रोटेक्ट लार्जर एरियाज ऑफ नेचुरल हैबिटेट। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये ज़्यादा बड़ा एरिया रिजर्व करता है देन अ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। और बायोस्फीयर रिजर्व्स में कवर मल्टीपल नेशनल पार्क सेंचुरीज एंड रिजर्व्स एज वेल। मतलब एक बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और रिजर्व्स आ सकते हैं। अब इसी में अगर हम बात करें एग्जाम्पल, नीलगिरी बायोस्फीयर जो है वो बंदीपुर नेशनल पार्क को भी कवर करता है, मुडुमलाई टाइगर रिजर्व को भी करता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क को भी करता है, नगरहोल नेशनल पार्क और मुकुर्ती नेशनल पार्क, और ये कंटेजियस एरिया को सबको इसके अंदर आ जाते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था नीलगिरी 3 स्टेट्स में आ जाता है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तो इतने सारे एरियाज को वो कवर कर लेता है। अब इसी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है एक नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। तो इस चार्ट से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। नेशनल पार्क की बात करें तो हैबिटेट फॉर पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल स्पीशीज। सेंचुरीज की बात करें तो जो नेशनल पार्क होता है इसमें पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जाता है, और सेंचुरीज में जनरल स्पीशीज ओरिएंटेड सच एज सिट्रस, पिस्टर प्लांट, किसी एक स्पीशीज ओरिएंटेड होता है। और नेशनल पार्क जो होता है हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ एनिमल स्पीशीज के लिए। और बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ये होल इकोसिस्टम होता है, जिसमें इकोसिस्टम ओरिएंटेड होता है, मैन को भी, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी। नेशनल पार्क की बात करें तो इन इंडिया मोस्ट कॉमन एवरेज साइज इज 100 to 500 स्क्वायर किलोमीटर्स, और इन अबाउट 40% जो केसेस हैं उसमें अबाउट 500 to 1000 स्क्वायर किलोमीटर है, और 15% केसेस में इनका साइज जो है आपका 0 पॉइंट जो आपका अराउंड 3162 स्क्वायर किलोमीटर्स तक होता है, 1000 से ज़्यादा से। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंचुरीज की तो इनकी रेंज होती है 0.61 से 7818 स्क्वायर किलोमीटर, और मोस्ट कॉमन बात करें तो अबाउट 40% होता है। और 100 to 500 स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो 25% है, और 500 से 1000 के बीच में जो है साइज वेरी करता है। और बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया जो है काफ़ी बड़ा होता है, 5670 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा एरिया को आप जो है बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेशनल पार्क में बाउंड्री जो फिक्स होती है वो लेजिस्लेशन करता है, और सेंचुरीज में जो है कोई भी तरह से बाउंड्रीज जो होती हैं वो सेक्रो सेंक्शन नहीं होती, मतलब किसी भी तरह फिक्स नहीं होती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स में जो है फिक्स होती हैं लेजिस्लेशन से। और नेशनल पार्क में एक्सेप्ट द बफर जोन नो बायोटिक इंटरफेरेंस होता है, लेकिन आपका जो सेंचुरीज होते हैं उसमें लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस होता है। और आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स में एक्सेप्ट द बफर जोन नो बायोटिक इंटरफेरेंस इज अलाउड। नेशनल पार्क में टूरिज्म परमिसेबल होता है, सेंचुरीज में भी परमिसेबल होता है, और बायोस्फीयर रिजर्व्स में नॉट नॉर्मली नॉट परमिसेबल, तो इसमें आपको आसानी से नहीं मिलेगा, बहुत बाहर वाला जो एरिया होता है उसी में अलाउ किया जाता है। इसके बाद बात करें रिसर्च, जो नेशनल पार्क होता है रिसर्च और साइंटिफिक मैनेजमेंट इसमें लैक होता है, सेंचुरीज में भी लैकिंग होती है, लेकिन इसमें प्रॉपरली इनको मैनेज किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें आपका नेशनल पार्क में तो सो फार नो अटेंशन टू जीन पोल्स और कंजर्वेशन की, मतलब प्लांट्स के जीन्स को प्रोटेक्ट कर लिया जाए, एनिमल्स के जीन्स को प्रोटेक्ट करके कंजर्व किया जाए, तो अभी तक नेशनल पार्क में ऐसा नहीं हुआ है। सेम चीज़ सेंचुरीज में भी नहीं हुई है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व्स में ये अटेंशन दी जा रही है कि इनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम
बात करें कुछ इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन साइट्स जो इंडिया में है, जैसे टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर था ये लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1973 में, जो एंडेंजर्ड टाइगर थे हमारे यहाँ उनको बचाने के लिए। और ये जो है पहले 9 टाइगर रिजर्व 1973 में बताए गए थे और ये 2016 में 50 तक पहुंच गए हैं। एलिफेंट रिजर्व्स भी हैं। इसके अलावा रामासार वेटलैंड साइट्स हैं जो कि आपके लेक्स पॉन्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो बनाता है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ एनवायरमेंटल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो नेचुरल कल्चरल और मिक्स तरह की प्लेसेस हैं उनको यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्पेशल कल्चर ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस प्रोवाइड किया हुआ है, और इसमें मराइन प्रोटेक्टेड एरियाज भी आ जाते हैं और आपके बेसिकली इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज भी आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको 2016 के लिस्ट के हिसाब से बताएं कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, जैसे 50 हैं, एलिफेंट रिजर्व 32 हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स 18 है, रामासर वेटलैंड साइट 26 है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट 7 है। इसके अलावा अगर हम बात करें कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं वो आपकी 27 है, मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 1 है, इंपॉर्टेंट कोस्टल और मरीन बायोडाइवर्सिटीज एरिया 107 है, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज 131 है, और इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज 467 है, पोटेंशियल इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज 96 हैं। इसके बाद जो है ये कंजर्वेशन रिजर्व्स की बात करें तो बेसिकली ये 86 हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और इनमें जो है कवर एरिया करते हैं 3825 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 0.12% है जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। और ये जो नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस का जो मार्च 2020 का डेटा था उसके अकॉर्डिंगली ये डेटा मैंने इंक्लूड किया है। गुजरात में जो है ये आपका एरिया जो नंबर ऑफ रिजर्व्स हैं वो 1 है, उनका एरिया यहाँ पे मैंने बताया कि एरिया के हिसाब से आप देख सकते हैं, इस लिस्ट को आप देख लेंगे। हरियाणा में ये 2 हैं, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 3 हैं, कर्नाटका में 13 है, महाराष्ट्र में 6 हैं, पंजाब में 4 हैं, राजस्थान में 11 हैं, सिक्किम में 1 है, तमिलनाडु में 2 हैं, उत्तराखंड में 4 हैं, वेस्ट बंगाल में 5 हैं, जम्मू कश्मीर में 30 हैं और लद्दाख में 4 हैं। इस तरह से 86 हैं जो प्रेजेंटली डेटा बताता है। नेक्स्टली अगर हम बात करें तो आपका जो है रोल्स ऑफ कम्युनिटीज़ की बात करें कि कम्युनिटी ने क्या रोल प्ले किया है कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले है सरिक्शा टाइगर रिजर्व। ये सरिक्शा टाइगर रिजर्व जो है ये आपका राजस्थान के विलेजर्स ने इसके अगेंस्ट यहाँ पे टाइगर को रिजर्व किया जाता है, तो इन्होंने फाइट की कि वहाँ पर जो लोग माइनिंग करते हैं, जो बेसिकली कई तरह के मिनरल्स मिलते हैं, तो उससे बचाने के लिए वहाँ के लोगों ने लड़ाई करी कि हमारे इस एरिया में आप किसी भी तरह से वाइल्ड लाइफ को परेशान नहीं करेंगे। साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन मेनी एरियाज विलेजर्स देमसेल्फ आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स, और कई एरियाज में जो है विलेजर्स खुद जाकर जो है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और एक्सप्लिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, और जहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो लोग वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज अ कम्युनिटी जो है पार्टिसिपेशन हो रहा है। सेकंड अगर हम बात करें तो भैरोदेव दाकव जो सोनचुरी है, ये अगर हम बात करें तो इनहेबिटेंट्स है 5 विलेजेस इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इन्होंने डिक्लेयर किया था 1200 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट एरिया है भैरोदेव दाकव सोनचुरी का, कि ये जहाँ पे वहाँ के लोगों ने रूल्स रेगुलेशन सेट किए विच डू नॉट अलाउ हंटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड एनरोचमेंट, कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उनका नहीं करेगा। थर्ड है बिश्नोई विलेजेस। इन अराउंड बिश्नोई विलेजेस इन राजस्थान हर्ड ऑफ ब्लैक बक, नील गाय और पिकॉक्स कैन बी सीन एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड नो बडी हार्म्स देम, और वहाँ पे जो है ये सब चीज़ें आसानी से दिखती हैं और कोई भी उन लोगों को परेशान नहीं करता है। तो बेसिकली ये कम्युनिटीज़ का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि वो जाकर उनको प्रोटेक्ट करें और बेसिकली उनमें जो वाइल्ड लाइफ हैं उनको कंजर्व करें और उनको इन्हांस करें। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैंने यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व का लिंक शेयर कर दिया है, तो वॉच दिस लेक्चर, जस्ट क्लिक हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।